नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। दोस्तों, मार्च का महीना आ चुका है और हर एक अकाउंटेंट की ये इच्छा होती है कि मैं सीनियर अकाउंटेंट बनूं और मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करूं, P&L बनाऊं, बैलेंस शीट बनाऊं। हर एक अकाउंटेंट की ये उत्सुकता भी होती है, जो जूनियर अकाउंटेंट है या अकाउंट असिस्टेंट है, उनके मन में एक उत्सुकता होती है कि मेरे को भी सीखना है अकाउंट को कैसे फाइनल किया जाता है, या अकाउंट सीए साहब के पास जाके किस तरीके से फाइनल हो जाता है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी वो घुमाते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है कि प्रैक्टिकल जगत के अंदर, प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे फाइनल किया जाता है। ये वीडियो थोड़ा उन वीडियो से अलग है जिस वीडियो में आप ये देख रहे होंगे कि 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अकाउंट फाइनल से पहले करने हैं, 31 मार्च से पहले करने। ये थोड़ा सा उस तरीके का वीडियो नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग और प्रैक्टिकल जगत का वीडियो है कि प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर आपको करना क्या। तो दोस्तों, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करते हो तो आपके सामने दो तरीके के बिजनेस आते हैं, एक ऑडिट केस और एक नॉन ऑडिट केस। ठीक है, ये जो वीडियो है ये दोनों ही केस के अंदर फिट होती है, मतलब जो काम मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो आपको दोनों ही केस के अंदर करने हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें समझने वाला है वो ये है कि बेसिकली हम कौन है। हम है अकाउंटेंट। हमारा जो काम है वो ये करना है कि हमें सीए साहब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे ऑडिट कराना है। हमारा काम ये सीखना नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है, चाहे वो ऑडिट केस है चाहे नॉन ऑडिट केस है, हमें सीए साहब से अपने डेटा को कैसे फाइनल कराना है, सीए साहब मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उनके अगेंस्ट में मेरा जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये अपने 15 साल के अकाउंटिंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बना रहा हूं। केवल कोई भेड़चाल या अकाउंटेंट की फैकल्टी के रूप में नहीं बना रहा कि मैं साहब अकाउंट का टीचर हूं तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, नहीं। ये जो प्रैक्टिकल जगत के अंदर जो प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है अकाउंटेंट के सामने, वो क्या आती है, वो ये आती है कि सीए साहब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे और उसके अगेंस्ट में आपका क्या जवाब होगा। सो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सहजता के साथ देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करने में या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और एक चीज और बता दूं, ये जो पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा ये केवल ऑडिट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है या 31 मार्च के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये पॉइंट जीएसटी, एनुअल रिटर्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट फाइनलाइजेशन होता क्या है, अकाउंट फाइनल करने का मतलब क्या होता है। तो दो ही शब्दों में मैं आपको इसको बताना चाहूंगा। अकाउंट फाइनलाइजेशन का मतलब है रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? तो दोस्तों, अकाउंटिंग के अंदर आप करते क्या हो? आप अकाउंटिंग के अंदर 4 काम करते हो, इसके अलावा 5वां काम नहीं करते। वो 4 काम क्या है भैया? वो 4 काम है, नंबर 1 सेल या नंबर 1 परचेज ले लो, नंबर 2 सेल, नंबर 3 बैंक या नंबर 4 कैश। ठीक है, आप ये 4 काम करते हो और 4 काम मतलब 4 तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार होती है और आप इसको रिपोर्ट करते हो। परचेज आप रिकॉर्ड करते हो, उसके बिहाफ पे आपकी परचेज वाली पार्टी आ जाती है। सेल रिकॉर्ड करते हो, सेल के बिहाफ पे सेल वाली पार्टी आ जाती है। इन दोनों के बिहाफ पे आपकी जीएसटी की रिपोर्ट बन जाती है। इन दोनों से जो पैसा आता है वो बैंक में आता है, कैश में आता है, या आप देते हो तो बैंक में देते हो, कैश में देते हो। केवल ये 4 काम ही आप करते हो, इसके अलावा कोई 5वां काम अकाउंटिंग में आप नहीं करते हो। तो चूंकि आपने ट्रांजैक्शंस को पूरे साल रिकॉर्ड करा है और साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन को आपने रिपोर्ट करा है, कहां पे? जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जीएसटी 1 और 3B के माध्यम से। और डायरेक्ट टैक्स वाले केस के अंदर आपने टीडीएस के माध्यम से, टीडीएस रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट करा है। और अब जो आप काम कर रहे हो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल कर रहे हो, मतलब आईटीआर रिपोर्ट की तैयारी कर रहे हो। तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो चूंकि मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, मतलब ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं या आईटीआर की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो है रिकंसिलिएशन। किस चीज का रिकंसिलिएशन? करंट फाइनेंशियल का रिकंसिलिएशन। किससे रिकंसिलिएशन? वो अभी हम आगे सीखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण काम, कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। चूंकि आपका बिजनेस सेम है, आपका काम सेम है, तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि आपका जीपी एनपी एक ही कंसिस्टेंसी में चल रहा होगा और आप भी एक्सपेक्ट करते हो और प्रैक्टिकली भी यही चीजें होती है। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है कि पिछले साल मेरी इनकम कितनी थी, पिछले साल मेरा जीपी कितना था, पिछले साल मेरे खर्चे कितने थे, पिछले साल मेरा एनपी कितना था। इन चीजों को कंपैरिजन करना है। अगर ये 2 काम आप कर लेते हो,
99% आपका जो है वो डेटा तैयार हो जाता है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीएसटी 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट एक प्रॉपर और एक्यूरेसी के साथ तैयार हो जाती है। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि सर अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने पड़ती है, पेएबल की एंट्री कैसे पास करनी है, रिसीवेबल की एंट्री कैसे पास करनी है, डेब्ट की एंट्री पास करनी है, ये होती है अकाउंट फाइनलाइजेशन। तो मेरे भाई, मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि आप वो अकाउंटेंट, आपको ऑडिट रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करना है ये नहीं सीखना, आपको ऑडिट कैसे करवानी है ये सीखना है। अगर आप एक इस लेवल के अकाउंटेंट हो जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल कर रहे हो, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री बच्चों का काम है। पेएबल रिसीवेबल की एंट्री में करना क्या है, पेएबल में आपको लायबिलिटी खड़ी करनी है, मतलब एक्सपेंस को बुक करके उसकी लायबिलिटी खड़ी करनी है। रिसीवेबल में आपको इनकम को बुक्स करके उसकी रिसीवेबल खड़ा करना है, ठीक है। इसके अलावा डेप की एंट्री आपको पास नहीं करनी, सीएसआर पास करनी है, और अगर आपको ही पास करनी है तो भैया डेप एक खर्चा होता है, मतलब डेप को डेबिट कर दो, असेट्स को क्रेडिट कर दो। इसमें कौन सी लंबी चौड़ी कहानी है? लंबी चौड़ी कहानी जो है वो ये केवल रिकंसिलिएशन कंपैरिजन है। इस काम को आपको करना आ गया तो आपके 99% काम अकाउंट से रिलेटेड, केवल ऑडिट से रिलेटेड नहीं बता रहा, अकाउंट से रिलेटेड आपके 99% काम डन हो जाते हैं। तो कौन से रिकंसिलिएशन आपको करने हैं? तो मेरे भाई, आप 31 मार्च के बाद तैयारी करते हो अपनी आईटीआर की, पर पूरे साल आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की रिपोर्टिंग करते हुए आए हो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के माध्यम से। तो आपको रिकंसिलिएशन तैयार करनी है। 6 इंपोर्टेंट रिकंसिलिएशन अगर आप कर लेते हो, इन 6 इंपोर्टेंट रिकंसिलिएशन के अंदर वो आपके 4 काम आ जाते हैं। कौन से 4 काम? सेल, परचेज, बैंक, कैश। तो ये 6 रिकंसिलिएशन अगर आप कर लेते हो, आपका 99% काम ऑडिट का, जीएसटी का, एनुअल रिटर्न का, आईटीआर का सब डन हो जाता है। तो पहला रिकंसिलिएशन 1 वर्सेस 3B। क्यों? क्योंकि 1 के अंदर जो आपने लायबिलिटी बताई है वो 3B से मैच कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं कर रही है तो मार्च की रिटर्न में करवा लो ना भाई। इस साल की गलती इसी साल सुधार लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगले साल सुधारोगे तो 2 साल आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 1 वर्सेस 3B का मतलब ये हुआ कि आपने 1 में जो लायबिलिटी दिखाई है वो 3B से मैच करा दो। 1 वर्सेस बुक्स का मतलब ये हुआ कि 1 में जो लायबिलिटी है वो आपकी बुक्स में भी होनी चाहिए। 3B वर्सेस बुक्स का मतलब ये हुआ कि 1 में जो लायबिलिटी और आईटीसी आपने, 3B में जो आपने लायबिलिटी और आईटीसी दिखाई है वो आपकी बुक्स में होनी चाहिए। चूंकि ये वीडियो मैं मार्च की 3B से पहले बता रहा हूं आपको, तो आप मार्च की 3B तक ये सारे काम कर लो, मतलब 11 महीने को रिकंसाइल कर लो, 12वें महीने को ठीक कर दो, आपके सारे काम डन हो जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ आपका जीएसटी का काम भी डन हो जाएगा। 2A 2B का रिकंसाइल करना इसलिए जरूरी होता है, कुछ ऐसे इनवॉइसेस तो नहीं है जो मेरी बुक्स में पर पोर्टल पर नहीं है, या पोर्टल पे मेरी बुक्स में नहीं है, ये 2A 2B के रिकंसिलिएशन से फाइंड आउट हो जाता है। पार्टी रिकंसाइल इसलिए करनी है क्योंकि पार्टी और आपके बीच में लेन देन हुए हैं, ये आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, रिकंसिलिएशन होता क्या है? दो चीजों को आपस में मिलाना, दो स्टेटमेंट को आपस में मिलाना रिकंसिलिएशन कहलाता है। रिकंसिलिएशन की खास बात क्या होती है कि आप एक चीज को रिकंसाइल करते हो तो उसके साथ साथ आपकी 2-4 चीजें ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाती हैं। जैसे कि जीएसटी 1 को रिकंसाइल करोगे तो सेल रिकंसाइल हो जाएगी, सेल से रिलेटेड पार्टी भी रिकंसाइल हो जाएंगी। 3B को रिकंसाइल करोगे तो सेल, परचेज, सेल से रिलेटेड पार्टी, परचेज से रिलेटेड पार्टी भी काफी हद तक रिकंसाइल हो जाएंगी। पार्टी रिकंसाइल करोगे तो आपका बैंक, कैश, सेल, परचेज रिकंसाइल हो जाएगा। इसी तरीके से बैंक और कैश को रिकंसाइल करोगे तो आपकी पार्टी, बैंक, कैश, सेल ये भी रिकंसाइल हो जाएंगे। तो ये रिकंसिलिएशन की खास बात होती है। तो ये रिकंसिलिएशन आपको करने हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसको करें कैसे? तो आज के जमाने के अंदर जहां पे टैली प्राइम 6.0 भी आपके सामने आ चुका है, तो टैली प्राइम 5.0 के अंदर ही आपको टैली ने फैसिलिटी दे दी थी कि आप बिना जीएसटी पोर्टल पे जाए जीएसटी की रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हो और आपस में रिकंसाइल कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके में आपको टैली सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूं। यहाँ पे मैं जो टैली यूज कर रहा हूं वो है टैली प्राइम 6.0, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जेड की पे आप प्रेस करेंगे, ऑल जीएसटी ऑप्शन में आपको जीएसटी पे लॉगिन लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप पूरे साल की रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ऑल्ट जी की को मैंने प्रेस करा, जीएसटी 1 में ओपन कर लेता हूँ पूरे साल का, 1/4/24 से लेकर 28/2/25, मतलब 11 महीने का मैंने जीएसटी 1 यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब ये मेरी बुक्स है, बुक्स के अंदर मेरी लायबिलिटी, बुक्स के अंदर मेरी सेल 88 लाख की है, लायबिलिटी 15 लाख रुपए की है, ठीक है। इसको मेरे को पोर्टल से रिकंसाइल करना है। मेरा पहला रिकंसिलिएशन क्या है? जीएसटी 1 वर्सेस बुक्स। तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज है
उसको हम कर देंगे कंपैरिजन ऑफ बुक्स वर्सेस पोर्टल वैल्यूज। एंटर की को प्रेस कर दो, कंट्रोल ए, तो भैया आपका 11 महीने का रिकंसिलेशन बन के आपके सामने तैयार है। ये जो ब्लू अक्षर में जो लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर में लिखा है वो पोर्टल है, जो ब्लैक में है वो बुक्स है। तो पोर्टल पे जो मेरी सेल है वही मेरी बुक्स पे है, पोर्टल पे जो आईजीएसटी में टैक्स है वही मेरी बुक्स में है, पोर्टल पे जो सीजीएसटी एसएसटी का टैक्स है वही मेरी बुक्स में है। तो मतलब मेरी 1 वर्सेस बुक्स मैच हो गई। कितना समय लगा भाई? अच्छा, नीचे आप देख रहे हो तो नीचे ये क्या है, अमेंडेड इनवॉइसेज है। ये पिछले साल के इनवॉइस मैंने इस साल में अमेंड किए थे, जिसमें वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, केवल पार्टी का नाम चेंज हुआ था। तो इससे टैक्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बार जीएसटी पोर्टल पे भी कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। सर्विस में आओगे, रिटर्न में आओगे, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में आप आओगे, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो यहां पे आप देखोगे जो टैक्स है वो कितना है, 1595 1595969। तो यही मेरी बुक्स में भी है, ठीक है। तो मतलब मेरी बुक्स वर्सेस पोर्टल बिल्कुल प्रॉपर्ली मैच है। अब हम एक बार 3B को मैच कर लेते हैं, जीएसटी का 3B ओपन कर लेते हैं, पूरे साल का 1/4/24 से लेके 28/2/25 तक का। यहाँ पे भी हम सेम की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ बी की को, और कंपैरिजन करेंगे कौन सी वैल्यू को, बुक्स वर्सेस पोर्टल को। ये पहले आपको पूरे साल की रिटर्न को एक बार डाउनलोड कर लेना है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड आपको कर लेना, उसके बाद ये चीजें एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो अब आप देखोगे 3B के अंदर जो मैंने लायबिलिटी दिखाई है वो प्रॉपर्ली मैच है, 3B के अंदर जो मैंने आईटीसी क्लेम करी है वो प्रॉपर्ली मैच है। तो मेरा तो काम 99% डन हो गया। जब मेरी बुक्स पोर्टल आपस में मैच है तो मेरी सेल परचेज की पार्टी भी मैच है। साथ के साथ आपको केवल बैंक और कैश को रिकंसाइल करना है, आपका 99% काम डन हो जाएगा भाई साहब। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करने में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिकंसिलेशन वाला पार्ट। इसी तरीके से आपको बैंक को भी रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करना बहुत आसान होता है, जो बुक्स में वैल्यू है और जो मैं स्टेटमेंट से मैच कर रहा हूँ वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसका कारण क्या है, ठीक है। उस कारण को फाइंड आउट करना और लिखना, यही रिकंसिलेशन है, ठीक है। अब हम करेंगे कंपैरिजन। तो मैंने यहाँ पे 2 कंपनी को ओपन करा हुआ है, एक पिछले साल की और एक इस साल की। तो मैं इस साल P&L की को प्रेस करूंगा, ये मेरे पास इस साल का डाटा ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं ऑल्ट सी की को प्रेस कर दूंगा कंपैरिजन के लिए, और पिछले साल का डाटा ओपन कर लूंगा 1/4/23 से लेके 31/3/24 तक का, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 साल ओपन हो गए, ये 24-25, ये 23-24। F12 की को प्रेस करोगे, परसेंटेज को यस करोगे, और यहाँ पे अब आप अपनी सेल की वैल्यू मैच करो। इस साल 89 लाख है, पिछले साल भी 89 लाख थी। इस साल आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 78% है, पिछले साल भी लगभग इतना था। इस साल आपका जीपी जितना है उतना ही पिछले साल था लगभग। एनपी, ये छोटा टर्नओवर है, ये नॉन ऑडिटेड बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे आप जीपी एनपी देख लो, थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो ऑडिटेड रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको कंपैरिजन करना है। मैं केवल कंपैरिजन का आपको चार्ट बता रहा हूं कि आप कैसे चुटकियों के अंदर एक की को प्रेस करके इन चीजों को कर सकते हो। आई होप आपको आज का ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करते समय केवल रिकंसिलिएशन करना होता है और कंपैरिजन करना होता है। इतना काम कर लो, ना केवल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होगी बल्कि आपकी जीएसटी का डाटा भी रिकंसाइल हो जाएगा। जब आपका डेटा रिकंसाइल हो जाएगा तो आपको जीएसटी के केस और इनकम टैक्स के केस कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।